Indira Gandhi National Open University presents a program titled Population Growth, a Problem by the School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies, IGNOU. Let us listen to the program. Namaskar, Indira Gandhi National Open University welcome you all. I am Sangeeta Sinha, and friends, in this program we are going to discuss on the topic, is population growth a problem? And before we start, let me introduce to the guest we have with us in our studios. We have Dr. Diksha Dave from School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies, IGNOU. Welcome to our studios. Thank you. So my first question will be, how do we describe human population? See, human population is a very vague term. Even a layman understands about human population. But it is generally observed कि जब हम human population की बात करते हैं, हम figures में discuss करते हैं. आंकड़े बताते हैं. 1 बिलियन, 2 बिलियन, 4 बिलियन, 10 बिलियन होने वाले, इस तरह की हम बात करते हैं. लेकिन population को describe करने के demographers जो हैं, और to be more precise होने के लिए हम population density की बात करते हैं. Population distribution कैसा है? पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है? क्योंकि जो टॉपिक है हमारा कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम है या नहीं है, वो सिर्फ आंकड़ों पे डिपेंड नहीं करती है. ये बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है. और किसी भी जगह की हम पॉपुलेशन देखें तो बेसिकली 3 फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि पॉपुलेशन का जो भी हम आधार ले रहे हैं, हम डेंसिटी ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कैसे हैं. क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो डिटरमिन करता है कि किस जगह की पॉपुलेशन कितनी है और किस प्रकार की है. सॉइल टाइप इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर, हम स्टार्ट हुए थे एग्रीकल्चर के साथ में, फिर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज की तरफ बढ़े, तो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, उसके अलावा हम देखें सॉइल टाइप है. तो ये तो कुछ हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो अगर हम एक्सप्लेन करें उसको और इस तरीके से, आप देखोगे हिली एरियाज में वगैरह पॉपुलेशन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. आप हम इंडिया का एग्जांपल अगर दें तो यूपी इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट बिकॉज इट इज अ प्लेन रीजन. गंगा है, एग्रीकल्चरली फर्टाइल जोन है, तो दैट अकाउंट्स मोर पीपल टू सेटल इन दोज एरियाज. तो ये एक फैक्टर हो गया. उसके अलावा डेमोग्राफिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, कितना माइग्रेशन उस जगह पर हो रहा है, एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. आज के दौर में हम देखें तो क्यों दिल्ली में पॉपुलेशन ज्यादा है? बिकॉज people move out to the places जहाँ पे employment opportunities हैं, urbanization trigger करता है, industrialization. So in a nutshell ये factors होते हैं जो determine करते हैं human population के बारे में. And how fast is the population increasing today compared to in the past? Population has been increasing on the earth since we came. एंड द फैक्टर्स आर डिफरेंट. इनिशियली कुछ फैक्टर्स थे, आज कुछ फैक्टर्स हैं, और प्रेडिक्शंस जो आ रहे हैं कि 2050 में पॉपुलेशन कैसी होगी और कितनी होगी, इसके बारे में तो कह सकते हैं. एग्रीकल्चर जब एरा था तो पॉपुलेशन 5 बिलियन थी. उसके बाद बढ़ते बढ़ते बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, बहुत सारी चीजों के कारण पॉपुलेशन जो है एट प्रेजेंट इट इज 7 बिलियन एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 2050 तक ये 9 से 10 बिलियन के पहुंच में पहुंच जाएगी. तो बहुत ही भयावह स्थिति हम इसको ना बनाएं, क्योंकि दिखता है, क्योंकि हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन इज अ बॉम्ब, वो कभी भी फट जाएगा और धरती जो है वो समाप्त हो जाएगी. इस तरह की चीजें हम लेमन सुनता है, समझता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आज की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द इन द प्रीवियस डेकेड्स जो बर्थ रेट रहा है उसकी वजह से. आज हमने 1981 के बाद में बर्थ रेट कम हुई है, और आज का जो प्रेशर है पॉपुलेशन इंक्रीज होने का दैट इज बिकॉज की रिप्रोडक्टिव एज जो लोग हैं वो ज्यादा है. तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ओनली 1 or 2 children only, then also the population is increasing. So that is because of the past bulge that was there in the population. So इस तरह से population has been increasing and it is because of so many factors are responsible for it. और population ये भी नहीं समझना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि हम एक डेमोग्राफिकली डिवाइडेड वर्ल्ड में रहते हैं. एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, दे आर स्ट्रगलिंग कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन यूरोप के कंट्रीज आप देखो दे आर वरीड बिकॉज ऑफ द श्रिंकिंग नंबर्स, कम होती जा रही है. सो ये किसी भी तरह की पॉलिसी जब आप बनाते हो तो दिस थिंग हैज टू बी कंसिडर्ड दैट पॉपुलेशन इज नॉट इवनली इंक्रीजिंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट पॉपुलेशन इज कमिंग इन अ वेरी डाइवर्स्ड मैनर. कहीं बढ़ रही है तो कहीं घट भी रही है, और बढ़ने से अगर समस्या होती है तो घटने से भी समस्या होती है. बैलेंस तो एक होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट. सो अभी आपने कहा कि एक्सपेक्टेड है कि अभी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ
ये कैसे इसको? देखिए, दो तरह के मॉडल्स होते हैं. हम अगर मैथमेटिकली थोड़ा सा हमारे जो लिसनर्स हैं वो समझें कि एक तो होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है कि जब हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं, अनलिमिटेड लैंड है, अनलिमिटेड पानी है, तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ती है. एक्सपोनेंशियली का मतलब ये बहुत तेजी से, पहले धीरे धीरे होगी और फिर तेजी से पीक आता है उसका पॉपुलेशन का. इसको हम जे शेप्ड कर्व कहते हैं. अच्छा. और एक लॉजिस्टिक पॉपुलेशन वो होती है जिसमें कंपटीशन होता है. आप कंपटीशन से मेरा मतलब ये समझिए कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं. So in case of a limited resources, what happens is that there is a competition and the S-shaped curve is formed. By S-shaped हम क्या कहना चाह रहे हैं कि population जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है. एक दौर आता है जब बहुत तेजी से population बढ़ती है, लेकिन फिर घटनी भी शुरू हो जाती है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. दैट इज इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ द सोल डिटर्मिनिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ रेट ऑफ अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन इज रेट ऑफ बर्थ. सो द फैक्टर विच लिमिट्स दिस ग्रोथ इज द अवेलेबिलिटी ऑफ resources. So when we plot the number of entities against time, जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो रिजल्ट आएगा जे शेप्ड कर्व, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है. सो इनिशियली स्लो होता है, फिर धीरे 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 वो पीक कर जाता है. सो मैल्थस का नाम काफी है पॉपुलेशन स्टडीज में. ही वॉज अ डेमोग्राफर एंड ही स्टडीड द पॉपुलेशन. उसकी यही कंसर्न्स थी. अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें पॉपुलेशन का, तो उसमें यह था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन होता है, और क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली इवेंट्स होंगे, खाने पीने की कमी हो जाएगी, उसके बाद जो है वो पॉपुलेशन कोलैप्स कर जाएगी. एग्रीकल्चर की हम बात करें तो मैल्थस का जो विरोध हुआ था, हम जो आज थोड़ा सा काउंटरएक्ट करते हैं इस बात पे, वो ये कि ही डिड नॉट कंसिडर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट विल टेक प्लेस. सीमित धरती पे कितना अन्न उगेगा और उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड प्रोडक्शन कम होगा, फूड प्रोडक्शन उतना ही होगा तो ज्यादा लोग होंगे तो नहीं उनको मिल पाएगा खाना, तो पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी. बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो हम उस सेम पैच ऑफ लैंड पे ज्यादा भी प्रोड्यूस कर पाएंगे. बिल्कुल. सो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में. तो जो फैक्टर्स पॉपुलेशन ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो कौन से हैं? बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं. हमारी बर्थ रेट कितनी है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बोर्न पर 1000 per year. That will determine the size of population. Death rate, how many deaths are occurring. Then migration, that is also very important. European countries वगैरह में because of international migration इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से भी population depend करती है कि increase हो रही है या decrease हो रही है. और इसके अलावा emigration, यानी एक स्थान से लोगों का उस स्थान को छोड़ के कहीं और चले जाना. तो वहाँ पॉपुलेशन कम हो रही है, दूसरी जगह रूरल अर्बन में हम क्या देखते हैं, रूरल एरियाज की पॉपुलेशन कम है लेकिन अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है. तो एक तरह से इम्बैलेंस है, रिसोर्सेज का इम्बैलेंस है. तो ये कुछ ऐसे ट्रेंड्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं. माइग्रेशन भी इंट्रा स्टेट भी होता है, इंटर स्टेट भी होता है. हम नोटिस करते हैं कि बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, आप देखो जरूरी है माइग्रेशन, बिकॉज उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी होती हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है. दैट इज एन एस्पेक्ट ऑफ माइग्रेशन. बट यू लुक एट द अदर एस्पेक्ट दैट वुमेन आर बैडली इफेक्टेड, द चिल्ड्रन आर इफेक्टेड, द रिसोर्सेज गेट हैम्पर्ड, एंड देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. That is happening because of urbanization and migration patterns. तो population के trends से मतलब हमारा ये कि whether the population is increasing, expanding or reducing, all this will be affected by the birth rate, death rate, and these are the factors. Similarly, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिपेंडेंस के पहले हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 40 साल के एवरेज. 40 साल तक मनुष्य इंसान जो है वो जीवित. आज जो है एक्सपेक्टेंसी बढ़कर हो गई 68 ईयर्स. सो दैट इज ऑल्सो डिटरमाइनिंग कि कैसा पॉपुलेशन का ट्रेंड है. सिमिलरली उसके अलावा हम जैसे हम बात करते हैं कि उस समय पे जो एवरेज चिल्ड्रन पर वुमेन था, दैट वाज 6 चिल्ड्रन पर वुमेन एवरेज एट दैट टाइम. तो फर्टिलिटी रेट जिसको हम बोलते हैं, आज जो है वो इट इज नाउ कमिंग डाउन टू 3. सो ये सारी चीजें दैट ऑल्सो शोज द प्रोग्रेस दैट वी हैव मेड इन दिस डायरेक्शन. एंड बट दीज आर द बेसिकली जो ट्रेंड्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, मोटे मोटे जो फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं किसी भी जगह की पॉपुलेशन को. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जब हम बात करते हैं तो इससे हम क्या समझते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है कि चेंजेस बर्थ रेट और डेथ रेट में कितने आ रहे हैं. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो 4 स्टेजेस हैं इसके. ठीक है. एक होता है प्री इंडस्ट्रियल स्टेज. हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें. स्टेज 1 में हमारे पास क्या है, बर्थ रेट ज्यादा है लेकिन डेथ रेट भी ज्यादा है.
ये उस समय की बात है जब हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, हमारे पास डिजीजेस का कंट्रोल करने का तरीका नहीं है, लॉट ऑफ नंबर ऑफ पीपल आर डाइंग, हेल्थ सर्विसेज आर नॉट प्रॉपर. सो एट दैट टाइम द पॉपुलेशन का सिनेरियो क्या है. हम आते हैं स्टेज 2 की तरफ. इन स्टेज 2 व्हाट इज हैपनिंग, द बर्थ रेट इज हाई, लेकिन अब हमने थोड़ा सा मेडिकली इंप्रूव किया है, टीबी वगैरह पे हमने कंट्रोल किया, उसके बाद हमने वैक्सीन्स बहुत सारे आ गए, तो डेथ रेट जो है वो कम हुई. एक डेमोग्राफिक जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल पॉपुलेशन, उसकी ओर अग्रसर होना चाहिए, जिसमें एक निश्चित जगह पर अनुमान के मुताबिक जनसंख्या हो और सिर्फ पॉपुलेशन नंबर, स्टैटिस्टिक्स, फिगर्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अलावा हमें टारगेट्स नहीं फिक्स करने कि हमारी पॉपुलेशन जब वो इतनी पहुंच जाए, यहाँ इतनी, यूरोप में इतनी, इंडिया में इतनी हम कर दें. वो नहीं होता है. होता ये है कि जितने रिसोर्सेज हैं, भाई पॉपुलेशन जैसे टॉपिक है, इट्स अ प्रॉब्लम. नो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ह्यूमन बीइंग्स आर अ रिसोर्स. हम उसको एसेट में कन्वर्ट करें, हम उसको लायबिलिटी बना दे, वो हम पे है कि हम सारी जनसंख्या को टेररिस्ट बना देना चाहते हैं, क्रिमिनल्स बना दे, उन्हें नौकरियां ना दे. दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट. लेकिन हम कैसे उनको स्किल्स प्रोवाइड करें, कैसे उनका एजुकेशन हो, ज्यादा से ज्यादा उनका हेल्थ हम इम्प्रूव करें, तो ये सारी चीजें हमें करना है. इस तरह से हम जो है वो एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन की तरफ बढ़ सकते हैं. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के तो हम ये स्टेजेस डिस्कस कर रहे थे. तो स्टेज 2 है. इसके अलावा फिर स्टेज 3 जिसमें फॉलिंग बर्थ रेट, जो इंडिया है अभी स्टेज 3 में है कि बर्थ रेट इज फॉलिंग एंड डेथ रेट इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग. सो वी एक्सपेक्ट दैट इन द इयर्स टू कम द पॉपुलेशन विल डिक्लाइन. एंड द स्टेज 4 जो है उसमें यह है कि आपका बर्थ रेट भी लो है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज के भी इन्होंने बात करी, डेथ रेट भी लो है. तो ऐसे केसेस में पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन करती है, नेगेटिव चली जाती है. तो ये कुछ स्टेजेस हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की. तो इंडिया का आपने बताया कि कौन सा स्टेज है. इंडिया स्टेज 3 में है. और इंडिया के बारे में एक और चीज यहाँ पे हमारे लिए जानना जरूरी है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, यूथ पॉपुलेशन 50% हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 25 साल से कम एज की है. तो आप देखो आगे वाले समय में कितना प्रोडक्टिव ये एज ग्रुप हो सकता है. 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज. सो वी हैव टू रीप द बेनिफिट्स. मतलब आप, वही वाली बात है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्टिव हो जाए ये सारा हमारा जो जन संसाधन है, वो स्किल बेस्ड हो, एजुकेटेड हो, प्रोडक्टिव नेशनल इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में अपना योगदान दे, वो तभी पॉसिबल है जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे. So investment is done when you educate them, when you provide them skills, when you are concerned about the health of the women, the children, marginalized communities. Population के बहुत सारे segments होते हैं, rural population, urban population. So demographic dividend को reap करना should be our priority. एजिंग पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि आपने भी बताया आपके डिस्कशन में कि एल्डरली पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है. देखिए पॉपुलेशन एजिंग के लिए इफ मोर नंबर गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन मतलब अबव 60-65 ईयर्स ऑफ एज की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है. उसके बढ़ने के पीछे कारण ये है कि हमने मेडिकल इम्प्रूवमेंट किया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के कारण जो है वो जनसंख्या ज्यादा लंबे समय तक जीवित है. नाउ 65 के बाद 60-65 के बाद उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बट स्टिल दे आर सर्वाइविंग. सो नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब किस तरह से स्ट्रेन आता है फाइनेंशियली गवर्नमेंट को, उनको सोशल सिक्योरिटी देना है, पेंशन देना है, दे आर नॉट पेइंग टैक्सेस. तो हाउ टू दीज थिंग कि हम उनको पेंशन्स वगैरह इंश्योर कर देते हैं, ओल्ड एज होम्स बना देते हैं, एक उनको ठीक है सोशल सपोर्ट देने की हम बात करते हैं, बट रेयरली हम ये डिस्कस करते हैं कि एजिंग पॉपुलेशन जो है उनको कैसे हम वर्क फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ टू इंक्लूड दोज एल्डरली, दोज एक्सपीरियंस्ड पीपल, हाउ इन व्हाट सेक्टर्स कैन बी यूटिलाइज देयर सर्विसेज so that they are also able to contribute towards the national progress and they also help in raising the economy of the country. So I wouldn't say that aging population is a problem. तो financial stresses हैं, उसके अलावा आप कैसे उनको उनके experiences को लेते हैं. Looking into the experiences of other countries, we should consider that how that aging population, because this is going to increase. ये तो आगे आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छा हो गया है, ड्रेडेड जो डिजीजेस हैं उनका भी आज ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज्ड, नो डाउट अबाउट इट. बट द इशू नाउ व्हिच कम्स इज दैट हाउ टू
accommodate that aging population towards the national progress. How population is related to other socio-economic issues like urbanization, migration, diseases, ये सब भी? Population के सारे aspects हम बिना इन सारे emerging issues के हम discuss कर ही नहीं सकते. Urbanization is good. Urban area centers होते हैं economic growth के. But एक urbanization जो unplanned होता है, you know, when people just leave their places and come to urban areas in search of employment, leaving agriculture, leaving whatever they have been doing since generations. आज तो ये है कि अपने पुराना पुश्तैनी सारा काम छोड़ के people are moving to the urban areas in search of employment. Now, when the urban areas are not equipped enough to accommodate them, to provide them good housing, clean water, अगर हम urban areas equipped नहीं हैं तो ऐसे समय पे वो जो population आती है वो एक pressure बनती है हमारे infrastructure पे, हमारे जितने भी हमारे resources है urban areas में उन पे. तो urbanization should be planned. जो दोनों जो factors होते हैं, जो push factors और pull factors भी हम इनको कहते हैं urbanization के, कि बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम दे आर कमिंग टू द अर्बन एरियाज, या अर्बन एरियाज में कुछ अट्रैक्टिव है कि वो पुल होके आ रहे हैं. तो जो भी फैक्टर्स हैं. इसके अलावा माइग्रेशन की हम बात करें तो माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल. इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है, इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन होते हैं. नाउ दीज माइग्रेशन ऑल्सो, इफ इट इज नॉट टेकन इन अ प्रॉपर वे, इट ऑल्सो कॉजेज लॉट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. जैसे women are basically the main victims of urbanization if it is done. और ज़्यादातर आप देखोगे माइग्रेशन जो इश्यूज हैं वो अर्बन डेवलपमेंट में देखे जाते हैं. हालांकि इनको आपको कंसिडर करना चाहिए अंडर पॉपुलेशन. तो जिस तरह से माइग्रेशंस हो रहे हैं, देन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, हाउ वी आर इक्विप्ड. अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे अगर हमारा सोशल सेटअप इस तरह का बहुत ही इक्विप्ड है तो वी कैन इजीली डील विद पॉपुलेशन प्रेशर्स. लेकिन अगर हम वी आर ऑलरेडी लैकिंग, हम इतना पावरफुल उन फ्रंट पे नहीं है एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, देन इट क्रिएट्स मोर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. जैसे पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन तो क्या एक विशियस सर्कल है. हम पुअर हैं इसलिए हमें पॉपुलेशन ज्यादा है बिकॉज वी वांट मोर हैंड्स टू अर्न, एंड यू आर हैविंग मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यू विल रिमेन पुअर. तो ये तो एक विशियस सर्कल है. समवेयर और द अदर इट हैज टू बी चेक्ड कि हम कैसे इसको डील करते हैं. Is higher GDP per capita is associated with lower fertility rates? हायर जीडीपी इज एसोसिएटेड विद लो फर्टिलिटी. जितने भी अब डेवलप्ड कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, देखा जाता है कि वहाँ पे फर्टिलिटी रेट लो होता है. नो डेवलपमेंट ऑल्सो कम्स नॉट ओनली इज एसोसिएटेड नॉट ओनली विद द इकोनॉमी बट ऑल्सो विद द एजुकेशन. सो इफ यू आर एजुकेटेड, naturally you understand, you realize the importance of small family. So it is true that if you have a low fertility, it will account for higher GDP. In that sense that you will be able to spend more towards the education and towards improving the health of the mother as well as the child. So in that way, population issues are linked not only with the demographics and the statistics as I mentioned earlier, it is also linked with the economy. So we cannot expect to improve जैसे आज के समय पे हो रहा है. We are just focusing all our attention at the time जब पहली बार 1951 में फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो we were all waiting कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन फैलेगा, अपने आप फर्टिलिटी रेट्स will come down. In 1976 then it was clearly stated that we cannot wait for that because first and foremost thing which is important is to bring down the population. Because economical growth and education and to bring that into the whole system takes long years. But in those span of time अगर हम population के issues को address नहीं करेंगे, अगर ऐसे ही हमारी population बढ़ती रहेगी, उतनी ही unskilled रहेगी, उतनी unhealthy, malnourished रहेगी population, तो we will never be able to come up to that level where we are economically at par with the developed countries. Environment से population को कैसे जोड़ के देखें? ह्यूमन पॉपुलेशन का एनवायरनमेंट पे बहुत इम्पैक्ट होता है. फर्स्टली तो ये कि एनवायरनमेंट क्या है, हमारी सराउंडिंग्स हैं, और हम जितनी भी आबादी है वो क्या है, वो कंज्यूम करती है एनवायरनमेंट के एसिड्स को. पानी है, जगह है, खाद्यान्न है, ये सारे जो चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से मिलती हैं. तो वर्तमान समय में जो जितनी भी पर्यावरण से संबंधी समस्याएं हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की हो, चाहे वो पॉल्यूशन की हो, सब में एक ही
चीज को उत्तरदायी माना जाता है कि जनसंख्या वृद्धि। अगर हम ये कहें कि कैसे हम एनवायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सॉल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड एंड विच इज टॉक्ड अपॉन इज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, बिकॉज व्हेन द पॉपुलेशन इज लेस, नेचुरली यू आर हैविंग सफिशिएंट लैंड जिससे भी आप अपने खाद्यान्न उगा सकते हैं, पानी है। तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया कि हमें हमारी बेसिक जरूरतें पूरी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें ये चाहिए, क्योंकि ये संसाधन जो है वो सीमित हैं। जिस तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी तेजी से ये सारे संसाधन नहीं बढ़ रहे। दूसरा ये भी समझना इसमें जरूरी है कि किस तरह से हम रिसोर्सेस को यूज करते हैं। आप फ्रूगल लाइफस्टाइल जिए तो आप जितना संसाधन है उनसे भी आप रह सकते हो, लेकिन जितनी तेजी से हमें गाड़ियों की आदत है, जिस तरह से हमारे बाकी सारे शौक हैं, हम एसीज वगैरह को यूज कर रहे हैं, एनर्जी के लिए हम इतना कंजम्पशन हमारा होता है, फिर उसके अलावा जितना भी बहुत छोटी छोटी चीजें भी अगर आप कंसिडर करो कि हमारा जिस प्रकार का हमारा खान पान है, everything is energy intensive, and to get that energy you exploit the raw materials and you exploit the natural resources. So there is a direct linkages between population growth and environmental degradation. जितना population बढ़ती जा रही है उतना environmental degradation बढ़ता जा रहा है, और population के affluence पे। तो कुछ मिथ्स हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ से जुड़े हुए हैं भारत में, खास करके जब बात करें तो बहुत सारे मिथ्स हैं। पहला मिथ तो हम यही कहते हैं, पॉपुलेशन जो है वो एक्सप्लोजन हो रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है, बर्थ रेट कम हुई है। लेकिन फिर क्यों बढ़ रही है पॉपुलेशन? क्यों हम कह रहे हैं कि 2050 में 9 बिलियन हो जाएगी? क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज वाले ज्यादा हैं। तो पहला तो ये मिथ है। दूसरा, दैट इज ऑल्सो मिथ व्हाट आई वाज टेलिंग जस्ट नाउ, कि एनवायरमेंट प्रॉब्लम सारी सॉल्व करनी है तो पॉपुलेशन को कम कर दो। जिस तरह से पॉपुलेशन रह रही है, इतना वेस्ट मटेरियल, इतना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इस तरह से हम कंज्यूमरिज्म हमारा बढ़ता जा रहा है, इतना लैविश लिविंग हो रहा है, विदाउट एनी गिविंग अ सेकेंड थॉट हम रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं, पानी का वेस्टेज होता है, एनर्जी का क्राइसिस है। तो दिस इज अगेन अ मिथ बस्टर। इसका ये है कि हाउ द पॉपुलेशन शुड लिव, दैट विल डिसाइड द स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट। जैसे फूड शॉर्टेज अगर हो रही है, हम कहते हैं हाँ जनसंख्या आबादी बहुत है इसलिए खाद्यान्न की कमी है। खाद्यान्न की कमी नहीं है। कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, कहाँ तक वो पहुंचती है, एक्सेस, एफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये 3 चीजें जो डिटरमिन करते हैं फूड सिक्योरिटी को। तो आम जन के पास जो फूड है, जैसे लोकल फूड्स तो अब हमने खाना ही बंद कर दिया, कॉस्मोपॉलिटन फूड है, हम राइस एंड व्हीट ओनली 2 ही चीजें समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोकल माइनर मिलेट्स वगैरह हैं, लोकल फ्रूट्स होते थे, एवरीथिंग इज नाउ गोइंग। तो सीजनल फ्रूट, सीजनल चीजें हैं, वो नहीं है। फिर जैसे पॉपुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड मिथ है कि पॉपुलेशन पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो पॉपुलेशन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना। नो, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना। जिस जगह पे जितने संसाधन हो उसके मुताबिक आबादी हो, दैट इज द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। तो इस तरह से कई सारे मिथ है, इसीलिए लोगों में अवेयरनेस होना जरूरी है पॉपुलेशन से रिलेटेड, कि बहुत सारी मिथ हैं कई चीजों को लेकर। बहुत सारे कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी अगर ज्यादा होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम होती है। आप केरला का एग्जांपल ले लो, केरला में इतनी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है लेकिन इकोनॉमिकली दे आर डूइंग गुड बिकॉज दे आर एजुकेटेड, लिटरेसी लेवल वहां पे ज्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम ज्यादातर पॉपुलेशन में कहते हैं कि पुअर पीपल जितने भी हैं उनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, दे टेंड टू हैव मोर चिल्ड्रन, क्योंकि उनको पता ही नहीं है फायदे कि छोटी फैमिली के क्या फायदे होते हैं। दिस इज अ मिथ। नो, पुअर पीपल जितने भी हैं उन्हें पता है कि छोटी फैमिली के ये फायदे होते हैं। वो देखते हैं, रियलाइज करते हैं कि स्मॉलर फैमिली होगी तो मैं उसको अच्छे से एजुकेशन दे पाएंगे, हम लोग रेज कर पाएंगे 2 चिल्ड्रन नॉर्म जो है दैट इज गुड। बट वाई देन दे आर प्रोड्यूसिंग मोर? वाई? बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैमिली प्लानिंग मेजर्स। तो अनमेट नीड्स है फैमिली प्लानिंग की। 60% वुमेन जो है, सर्वे में कहीं आया था कि उन्हें दे डोंट वांट टू हैव चाइल्ड आफ्टर देयर सेकंड चाइल्ड, दे डोंट वांट टू कंसीव, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैमिली प्लानिंग मेजर्स क्या हो सकते हैं। ये तो कुछ मिथ्स थे जो क्लैरिफाई हो गए। तो व्हाई पॉपुलेशन डायनामिक्स मैटर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Yeah, sustainable development is a buzzword today. We want the development which sustains. हमारी आगे वाली जनरेशन को भी इसी तरह से हवा पानी मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि पॉपुलेशन डायनामिक्स को हम कंसिडर करें। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो एफर्ट्स होते हैं, अगर वो पॉपुलेशन डायनामिक्स को एड्रेस नहीं करते हैं तो दे आर गोइंग टू फेल। सो पॉपुलेशन, as I talked earlier, कि instead of a top down approach we have to take up a bottom up approach.
हर स्टेट के लिए अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. देयर शुड नॉट बी अ टारगेट काइंड ऑफ अ थिंग. जैसे 1976-77 में हुआ था कि फोर्स्ड स्टरलाइजेशन हो रहे हैं, 2 child नॉर्म को कंपलसरी कर दिया है, एंड दिस अ प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू इंक्रीज द choices available to the people. हम एक bottom up level से start कर सकते हैं, from the lower level, making the people realize पहली बात the importance of small family, और secondly हम उनको available कराएं measures जिससे कि वो जो अनमेट नीड्स है, इतनी सारी एडोलेसेंट प्रेगनेंसी होती है, अब मैरिजेस एट अ लो एज हो रही है, नेचुरली द पीपल टेंड टू हैव मोर चिल्ड्रन, दे डोंट हैव अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस. तो ये सारी जो एक इंटरलिंकिंग चीजें होती हैं उनको भी फोर्सी करना बहुत जरूरी है. तो एवरी स्टेट का अपना एक तरीका होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीजें होती हैं, और टारगेट फ्री अप्रोच जब तक हम नहीं अडॉप्ट करेंगे तब तक हम को किसी भी सॉल्यूशन तक नहीं ले जा सकते. सॉल्यूशन की बात आपने की, तो सॉल्यूशन के लिए तो कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि हमारे में क्या कमियां हैं. तो ड्रॉबैक्स ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन पॉलिसीज की बात करें. पॉपुलेशन पॉलिसीज जो बेसिकली व्हेन इट केम इनिशियली, जैसे मैंने बताया, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंक्लूड पॉपुलेशन कंट्रोल काइंड ऑफ अ थिंग एज अ गवर्नमेंट. इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड 1951 फर्स्ट 5-year प्लान से. उसके बाद इतना इसको बूस्ट मिला कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया 1966 में, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग. उसको फिर हालांकि बाद में नाम चेंज करके फैमिली वेलफेयर कर दिया, क्योंकि प्लानिंग में फिर यही वाली इश्यूज आ गए थे कि you cannot force people with regards to the, it is ultimately their wish that how many children they want to have and when they want to have. Clinical approach पे हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं. क्लिनिक्स बना दो, हेल्थ सेंटर्स बना दो, ठीक है, वहां पे आप सारी चीजें सुविधाएं मुहैया करा दो, लेकिन जब तक आपने माइंडसेट नहीं बदला लोगों का, तब तक आप उन सारे जो हार्डवेयर जितना भी आपने सेटअप किया है, तो टू मच एम्फेसिस ऑन क्लिनिकल अप्रोचेस, दैट इज वन थिंग. उनका माइंडसेट तो हो उस तरह का कि विलिंगली दे आर कमिंग, मतलब फोर्सफुली किसी को लेकर आना और सारी सुविधा मुहैया करा देना. उसके अलावा लिंकिंग पॉपुलेशन विद सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उनका पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, चिल्ड्रन आर एजुकेटेड, अगर स्कूल्स जा रहे हैं, मदर की मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी एक बहुत बड़ा कारण है पॉपुलेशन इंक्रीज का, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो जीवित ही नहीं रहेंगे 5 साल के बाद तक. पीपल टेंड टू हैव मोर चिल्ड्रन. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी किस तरह से जुड़ी हुई, सारी चीजों को जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो दैट इज अनदर थिंग कि सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को हम लेकर नहीं चलते हैं साथ में. इसके अलावा बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं, एडवोकेसी है अपर लेवल पे, तो ये कुछ लूप होल्स हैं जिसको हमें करेक्ट करना चाहिए. जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो सिर्फ वही एक ऑब्जेक्टिव है पॉपुलेशन पॉलिसीज की, पॉपुलेशन कंट्रोल करें? नहीं, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की हम बात करती है. बेसिकली 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव होता है कि रिप्लेसमेंट लेवल जो फर्टिलिटी है उसको हमें 2.1 तक लेकर आना है 2020 तक, तो दैट इज द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स. उसके अलावा होता है आपका मीडियम ऑब्जेक्टिव्स की, जैसे आपको जो है यू हैव टू इम्प्रूव मोर ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे आप इम्प्रूव करेंगे, कैसे आप सुविधाएं यू कैन इम्प्रूव. एंड द लास्ट वन टारगेट है कि आपका 2045 तक पॉपुलेशन शुड बी स्टेबलाइज्ड. स्टेबलाइज्ड का मतलब जैसा मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, ये सब चीजें देखना, दैट इज एक्चुअली द मेन क्रक्स ऑफ द पॉपुलेशन पॉलिसी. केवल फर्टिलिटी रेट को कम कर देना, मोर्टेलिटी रेट को कम कर देना, दिस इज वन एस्पेक्ट, बट ensuring healthy lives, sustainable life to the population, that is more important, and that comes only when the population is stabilized. जैसे हमने शुरू में भी बात करी एक sustainable human population की, so that becomes the ultimate objectives. और एक concerted effort की जरूरत होती है from all levels, then only we are able to bring out the desired outcomes. जो हम resources use करते हैं वो प्रॉब्लम है, और क्यों प्रॉब्लम है? क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ रिसोर्सेज यूज करने से ये पॉपुलेशन जो ओवर पॉपुलेशन है वो इसलिए हो रहा है? जीवन शैली आपकी किस तरह की है? जैसे इसका एक आईपैट इक्वेशन है कि इम्पैक्ट जो होता है किसी भी चीज का, वो उसका 3 पैरामीटर्स होते हैं जो इम्पैक्ट को डिसाइड करते हैं. पहला पैरामीटर है पी दैट इज पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है. सेकेंड इंपॉर्टेंट इज एफ्लुएंस, किस तरह से आप ले रहे हो, कितना आप कंज्यूम कर रहे हो. इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, मतलब आपका माप कितना है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें से कितने रिसोर्सेज आप एक एज एन इंडिविजुअल कंज्यूम करते हो. जब तक आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम नहीं होगा, आपका एनवायरमेंटल पे इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा. ये एक इम्पॉर्टेंट है पॉपुलेशन का एस्पेक्ट, दैट हाउ वी आर लिविंग.
और टी जो है आईपैड का जो थर्ड पैरामीटर है, लास्ट इज टेक्नोलॉजी। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहां पे हमेशा क्लीन टेक्नोलॉजी यूज होती है। दे आर हैविंग क्लीन टेक्नोलॉजी एंड सो देर आर polluting less, and when they are polluting less, naturally they have a good quality life as compared to the people in the less developed regions. So जिस तरह की आप टेक्नोलॉजी यूज करें, तो ये सारी चीजें देखना जरूरी है कि अपार्ट फ्रॉम द राइजिंग नंबर्स वी आर ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, दैट हाउ पीपल आर living, how much resources of the earth are they consume. So what are the solution to curb population growth? The most important thing is that the self-realization of the people is a must. So you have to empower people. एक basket of choices होना चाहिए. They should themselves realize. And children are considered as an insurance policies. In that way, they tend to have more children. So that is important. Skilling of the people is very important. मतलब जैसे पहले भी बोला कि आपकी population जो है वो asset में आपको convert आप कर सकते हो, बशर्ते कि आप उनको skills एक कौशल पे वैसे भी काफी जोर आज दिया जाता है कि स्किल एजुकेशन पे, तो पीपल शुड बी स्किल्ड, दे शुड बी एबल टू अर्न अ लाइवलीहुड फॉर देमसेल्व्स, दे शुड बी एबल टू, तो ये तो एक लोगों से रिलेटेड जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि किस तरह से हमें सोसाइटी में चेंज करना है। अपार्ट फ्रॉम इट हमारी जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम द फोकस इज ऑन एज इफ द वुमेन इज रिस्पॉन्सिबल, बट एक जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज होनी चाहिए। तो मेल का क्या रोल है इन फैमिली प्लानिंग, हाउ मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, उस तरह से एजुकेशन देना, उस तरह से समाज में एक अवेयरनेस पैदा करना, ये एक इसी तरीके से हम जो है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि वट एवर द रिसोर्सेज वी हैव, यू शुड बी एबल टू यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज एंड यूटिलाइज देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट इज पॉपुलेशन अ प्रॉब्लम, इफ यू आस्क मी एट द नटशेल व्हाट शुड आई से, पॉपुलेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम unless and until you are aware that how this population, all our efforts should be on converting that population into an asset. It should be एक resource की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और जब हम कंक्लूड कर रहे हैं, तो जब ये पॉपुलेशन की हम जब बात करते हैं तो पॉलिसीज तो है ही गवर्नमेंट के, और ये सब बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारे मेजर्स हैं, तो उसमें हर इंडिविजुअल को भी लगना पड़ेगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ, उसको भी सोचना पड़ेगा। इसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन अवेयरनेस, वुमेन एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन, ये सारी वो चीजें हैं जो किसी भी जब पॉलिसी बनती है तो उसके जो इफेक्ट्स आते हैं वो आपको 10-20 साल बाद देखने को मिलते हैं। इतना हम एक समझदारी से जितनी बातें आएगी तो डेफिनेटली हम आने वाले समय में इस और एक बदलाव ला पाएंगे। तो इस तरह से हमें इसे समस्या की तरह नहीं देखना चाहिए, हमें जैसे आपने बताया कि एसेट की तरह देखना चाहिए, बस उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस निकालने होंगे, कुछ चीजों पे काम करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। नमस्कार। You were listening to a program titled Population Growth, a Problem by the School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies. Participants of the program were Dr. Diksha Dave and Sangeeta Sinha as the anchor. Technically supported by P.P. Sharma and edited by Gauri Joshi. Program produced by Reena Boro. This program was brought to you by Electronic Media Production Center of Indira Gandhi National Open University.